सभी को नमस्कार करता हूँ। मंच पे हमारे साथ में विराजमान जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष और रायसेन जिले में हमारी कांग्रेस की सशक्त आवाज आदरणीय देवेंद्र पटेल जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मनोज भाई, जावेद भाई, महेश्वरी जी और तमाम पत्रकार साथियों, हमारे डिग्गा भाई बैठे हैं, पार्षद जी। आज मैं आप सभी से बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आपके बीच में हाजिर हूँ। आप सबने पिछले दिनों जो लोकतंत्र में किस तरीके से चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, अभी तक हम वोट चोरी की बात करते थे, अब सीट चोरी की बात होने लगी है। उस संदर्भ में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात रखूंगा, उसके बाद आप सबके प्रश्न आएंगे। मीनाक्षी नटराजन का जो ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ये सिर्फ फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, ये एक तरह से लोकतंत्र में काला अध्याय है जो लिखा गया है। किस तरीके से किसी भी नॉमिनेशन को रोका जाता है अलग अलग स्टेज पर, पहले विधानसभा के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, फिर चुनाव आयोग जो कि एक तरीके से बिल्कुल अंधा और बहरा हो गया है उसके द्वारा, और अब वो कानूनी पेचीदगियों में वो आ गया है, कहने की कानूनी उलझनों में आ गया है, और वो उसका आने वाला कितना समय लगता है वो हम कह नहीं सकते। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज पूरे मध्य प्रदेश में 13, 14 और 15 तारीख को हर जिला स्तर पर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेकर पत्रकार साथियों से आपके माध्यम से जनता तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास कर रही है कि ये कितना गंभीर विषय है। राज्यसभा चुनाव में जिसमें मीनाक्षी जी का नामांकन निरस्त किया गया था, वो एक सिर्फ उम्मीदवार के साथ अन्याय नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो चलती है, निष्पक्ष चुनाव और संवैधानिक मूल्यों, उस पर गंभीर प्रहार है। रिजेक्शन नहीं है। चुनाव ही नहीं होंगे तो लोकतंत्र जिंदा कैसा रहेगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि जिस प्रकार की आपत्तियों और व्याख्याओं के आधार पर, आपत्ति भारतीय जनता पार्टी ने दी, व्याख्याएं भारतीय जनता पार्टी ने दी, नामांकन निरस्त किया गया आरोप के द्वारा, इससे पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया की जो निष्पक्षता की हम बात करते हैं, उस पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। क्या चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न बहुत खड़ा हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी और हमारे प्रभारी माननीय हरीश चौधरी जी और वरिष्ठ अधिवक्ता राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी ने और अन्य जो हमारे वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु संघवी सहित कांग्रेस नेतृत्व लगातार ये प्रश्न उठाया अलग अलग माध्यमों से कि ये चुनावी प्रक्रिया कानून के अनुरूप अनुचित थी, ये राजनीतिक दबावों के कारण थी। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट कहना है कि पहले जिस निजी परिवार में जो प्राइवेट कंप्लेन जो की गई थी, मैं बाद में और सरल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो उल्लेख किया गया है, उससे मीनाक्षी नटराजन जी की अभियुक्त नहीं थी, वो प्रतिवादी थी। वो कोई उसके लिए डायरेक्ट उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं हुई थी, वो प्रतिवादी थी कि उन्होंने कोई अपराध उनके द्वारा नहीं किया गया था कंप्लेन में, लेकिन वो प्रतिवादी के रूप में, रिस्पोंडेंट के रूप में दर्शाया गया है। तो प्रतिवादी और अभियुक्त की कानूनी स्थिति अलग अलग होती है, दोनों एक नहीं होते हैं। जिसने कोई अपराध किया और आप साथ में किसी को प्रतिवादी बनाते हैं, दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है, और दोनों को समान मानकर जो व्यवस्था दी गई है वो कानूनी प्रश्न उत्पन्न करती है। दोनों को आपने जैसा मान लिया, प्रतिवादी को भी और अपराधी को भी। दूसरा, जनप्रतिनिधियों अधिनियम की धारा 33 से और फॉर्म 26 की व्यवस्था का उद्देश्य उन आपराधिक मामलों की जानकारी प्राप्त करना है जिससे उम्मीदवार के विरुद्ध विधिवत आपराधिक कार्रवाई चल रही हो। अगर आपराधिक कार्रवाई चल रही हो या उसके खिलाफ सजा सुना दी गई हो तथा कानून के अनुरूप आवश्यक प्रकटीकरण अपेक्षित है। इनको बताना होगा कि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कोर्ट के अंदर विचाराधीन तो नहीं है या आपको सजा तो नहीं हुई। कांग्रेस का मत है कि जिस आधार को नामांकन निरस्त करने का कारण बताया गया वो इन प्रावधानों की भावना और व्यवस्था से मेल नहीं खाते। तीसरा, यदि किसी उम्मीदवार का नामांकन को ऐसे आधारों पर निरस्त किया जाता है जिसकी स्पष्ट अपेक्षा नामांकन प्रपत्र में नहीं है, स्पष्टता उसका कोई हवाला ही नहीं था जिस चीज के आधार पर गया, तो ये भविष्य में किसी उम्मीदवार के लिए अनिश्चितता और मनमानी की स्थिति पैदा कर सकता है। जैसा कि पंचायतों में, सहकारिता चुनाव में हम सुनते थे कि फॉर्म ही नहीं भरने दिया जा रहा है, पता चला कि उस दिन तो दरवाजे ही बंद है, होता है, आप सबने देखा होगा। आज वो जब पंचायतों में और सहकारिता चुनाव में, निचले चुनाव में जो होता था, आज वो जो देश का सर्वोच्च चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा, उसमें भी वही स्थिति आ गई है कि जहां किसी तरीके से फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है या भरे हुए फॉर्म को रिजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है।
चौथा, लोकतंत्र की आत्मा प्रतिस्पर्धी है और बिल्कुल चुनाव के नेत है। लोकतंत्र की भावना कि चुनाव हो, किसी को रोकने की जरूरत नहीं है कि हम चुनाव ही नहीं होने दें। यदि विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को तकनीकी और विवादित आधारों पर चुनावी मैदान से बाहर किया जाने लगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर आघात पहुंचेगा। अगर इस तरीके बचेगी नहीं कहीं भावना। कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि लोकतंत्र केवल मतदान की प्रक्रिया का नाम नहीं है। लोकतंत्र का ये है कि सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को समान अवसर, निष्पक्ष व्यवहार और कानून के समक्ष समान संरक्षण प्राप्त हो, जो कि इस मामले में कहीं तक नहीं हुआ है। आज देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या चुनावी संस्थाओं की भूमिका लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की होगी या विपक्ष की आवाज दबाने की होगी? बड़ा प्रश्न उसके आगे उठता है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि श्री मीनाक्षी नटराजन जी जैसी साफ सुथरी छवि, वैचारिक प्रतिबद्धता और जनसेवा के लिए समर्पित गांधीवादी नेता को चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। यह मामला केवल एक व्यक्ति का ही नहीं, ये मामला संविधान की भावना, निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का उठता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश की जनता से को आश्वस्त कराती है कि संविधान, लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। लोकतंत्र केवल चुनाव से ही नहीं चलता बल्कि निष्पक्ष चुनाव से चलता है। ये मोटी मोटी बात है। जैसा कि आपने बीच में कहा था कि आप उसको और उस तरीके से एक्सप्लेन करें, पूरे मामले को मैं आपको समझाता हूँ। इसमें सिर्फ ये थोड़ा सा एक चीज और बताइए, हमको थोड़ा सा और विस्तार में समझना चाह रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन जी का जो पहलू था, कौन सा प्रकरण था और बेस बीजेपी ने क्या बनाया? मैं बहुत सरल शब्दों में समझाता हूँ, आम भाषा में समझाता हूँ। देखिए, जैसा मैंने बताया कि इस पूरे प्रकरण में मीनाक्षी नटराजन के ऊपर कोई आक्षेप नहीं था कि उनके द्वारा कोई अपराध घटित हुआ। पहली बात, उन्होंने कहीं जो मामला सेक्सुअल हरासमेंट का तेलंगाना में हुआ, उसमें एक महिला ने आरोप लगाया कि किसी व्यक्ति ने, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित था, मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट की बात की। ये उनका आरोप था। इस आरोप के साथ जब उन्होंने कहा कि मेरे साथ कार्रवाई नहीं हुई, जैसा कि अमूमन आप सब जानते हैं कि जब हमें एफआईआर नहीं होती है, थानों से कार्रवाई नहीं होती, तो हम कहां जाते हैं? कोर्ट जाते हैं, न्यायालय जाते हैं। और न्यायालय उस प्रकरण को समझकर नोटिस जारी करता है और नोटिस जारी करने के बाद पूरे प्रकरण की विवेचना करता है और विवेचना करने के बाद उसे लगता है कि अब इस पे एफआईआर दर्ज की जाए, तो एफआईआर दर्ज का निर्देश देता है और फिर संज्ञान में लेता है। तो भी तो इस पूरे मामले में कहीं संज्ञान में ही कोर्ट ने नहीं लिया। जब तक कोर्ट के संज्ञान में कोई मामला नहीं आता, जब तक कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। पहली बात, एक सेकंड में खत्म हो, आपको फिर सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो इस मामले में जब अपराध के एफआईआर के लिए उक्त महिला ने आवेदन दिया और जब वो आवेदन पे कार्रवाई नहीं हुई उनके हिसाब से, वो कोर्ट गई। तो कोर्ट क्या करेगा? एक नोटिस जारी करेगा जिन जिन के ऊपर। तो इसमें मीनाक्षी जी और अन्य 3 लोग, तो मीनाक्षी जी नंबर 4 उसमें थी, जो कि अभियुक्त नहीं थी, उनके ऊपर अभियुक्त की जगह प्रतिवादी थी। और चौथे नंबर की प्रतिवादी, वो क्या था आरोप कि वो एक कार्यक्रम में जिसके ऊपर वो आरोप लगा रही थी, वो व्यक्ति उस कार्यक्रम में मौजूद था। ये जब घटना घटित हुई थी, उस समय मीनाक्षी नटराजन जी तेलंगाना की प्रभारी नहीं थी। जिस तारीख में ये अपराध घटित होने की वो महिला बात कर रही थी कि मेरा सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, मेरे साथ इस तरह की बात हुई, उस दिन तो मीनाक्षी जी तेलंगाना की प्रभारी ही नहीं थी। ये तो 2025 का मामला है और मीनाक्षी जी बाद में प्रभारी बनी। और जब प्रभारी होने के नाते, जैसे मैं रायसेन का